हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, आज हम लोग आर्थिक समीक्षा 2022-23 के मुख्य विशेषताओं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी रिलायबल डॉक्यूमेंट है, बहुत ही विश्वसनीय स्रोत है। ये आपका विज़न आईएएस का डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा और बल्कि डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपका 14 पेज का है जो कि ग्रुप में हम डाल देंगे। और इस पेज 14 पेज में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस सभी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 3 से 4 सवाल आपको इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिले, है ना। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे यही है आपका 2022-23। और बजट का भी एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपका 12 से 15 पेज का है। उस डॉक्यूमेंट को, जो सेंट्रल बजट है, उस डॉक्यूमेंट को भी हम डाल देंगे। देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो आपके इंग्लिश में भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। और काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज जो होता है, हिंदी और इंग्लिश को मिक्सचर करते हुए यहाँ पर इसको बनाया गया है। सबसे पहले है कि इकोनॉमिक सर्वे जो पेश होता है वो कब होता है, तो ये केंद्रीय बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है, ठीक है। और आर्थिक समीक्षा में भारत के विकास पथ का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ये दिस इज़ द टाइटल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, है ना। ये आपका एक शीर्षक के तौर पर इसको आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि एक दिन पहले केंद्रीय बजट से ये पेश किया जाता है। अब है कि इसको तैयार कौन करता है, तो आर्थिक समीक्षा को तैयार किया गया है वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा, है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स, है ना, ये आपका डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं। उन डिपार्टमेंट्स में 6 डिपार्टमेंट हैं टोटल, और इन 6 डिपार्टमेंट्स में आपका आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग यानी इकोनॉमिक डिवीज़न के द्वारा ये चीज़ तैयार की जाती है। और किसके मार्गदर्शन में, तो ये आपका चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है, चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जिनको हम CEA बोलते हैं, इनके मार्गदर्शन में ये चीज़ें की जाती हैं। अब है यहाँ पर हम लोग जो चैप्टर वाइज जो है दिया गया है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी एक बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट होता है, और उस बल्कि डॉक्यूमेंट को यानी बहुत ही विस्तृत डॉक्यूमेंट को एक एक करके चैप्टर वाइज डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और विज़न आईएएस के इस डॉक्यूमेंट में भी इसी प्रकार से कंपाइलेशन जो है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सटीक कंपाइलेशन है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं एग्ज़ाम से जाने से जस्ट पहले। सबसे पहले है अर्थव्यवस्था की स्थिति और पूर्ण सुधार, यानी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी दैट इज़ रिकवरी कंप्लीट। ये जो है टाइटल है चैप्टर 1 का। इसमें सबसे पहले जो जिस चीज़ को डिस्कस किया गया है, जीडीपी की वृद्धि दर को डिस्कस किया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार जीडीपी क्या है ना। तो जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है। तो इस बार जो है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 6% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। तो ये देखिए एक एस्टिमेशन है, तो ये एस्टिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पर जीडीपी का एस्टिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब है यहाँ पर कुछ फैक्ट। भारत क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी व्हेन इट कम्स टू इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, है ना। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा देश है, और बाजार विनिमय के दरों के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और ये देखिए सवाल जो है पूछ सकता है, क्योंकि ये हम हमेशा से अभी चर्चा में बना हुआ है, और हर 2 दिन पर 3 दिन पर आपको इससे संबंधित कोई स्टेटमेंट दिख जाता होगा न्यूज़पेपर में और मैगजीन में, ठीक है। तो इसलिए ये जो टर्म है आपका, ये फैक्ट जो है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है।
अब है यहाँ पर स्थिर कीमतों पर, यानी एट फिक्स कॉस्ट, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है। तो 2019-20 में 3.7% था। 2020-21 में ये नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गया था ड्यू टू कोविड के कारण हुआ था, है ना। और 2021-22 में आपका 8.7% है, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट एस्टिमेशन है ना, या फिर कहें कि पहला संशोधित अनुमान है। और इंटरिम एस्टिमेशन जो होता है या फाइनल एस्टिमेशन जो होता है वो आपका 8.7% है। 2022-23 का 7.0% है, यानी 7% है। और 2023-24 में अनुमानित है, चूँकि 2023-24 जब ख़त्म होगा उसके बाद 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे आएगा। वो कब आएगा? 2024 में आएगा। और इसमें आपको पहला संशोधित अनुमान के तौर पर बताया जाएगा कि कितना प्रतिशत ग्रोथ रेट रहा है ना, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहा है। अभी अनुमान किया जा रहा है 6 से लेकर 6.8% के बीच में। और 2022-23 का अगर पूछा जाएगा तो ये आपका पहला संशोधित अनुमान है, ठीक है, पहला संशोधित अनुमान है 2022-23 का 7%, ठीक है। और ये इंटरिम डाटा आपको 2023-24 के इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी हम लोग जो पूछा जा सकता है, जो ज़्यादा संभावित प्रश्न है, ये वाला पूछा जाएगा, क्योंकि ये इंटरिम एस्टिमेशन है, यानी फाइनल एस्टिमेशन है, ठीक है। तो इसमें यानी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होगा, 8.7% के आसपास ही रहेगा। तो इसीलिए ये सवाल जो है पूछा जा सकता है 2021-22 में कितना प्रतिशत जीडीपी का ग्रोथ रेट रहा है। तो 8.7%, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समृद्धि के चालक को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। समृद्धि के चालक यानी ड्रिवन फोर्सेस ऑफ ग्रोथ। तो ये आपका समृद्धि के चालक हुए। इसमें सबसे पहला है निजी खपत। निजी खपत हो गया आपका, यानी प्राइवेट एक्सपेंडिचर। अब वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में निजी खपत वित्त वर्ष 2014-15 के बाद से सबसे अधिक रही है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 2014-15 के बाद 2022-23 की पहली छमाही में, है ना, फर्स्ट हाफ में आपका प्राइवेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा रहा है। अब है इससे क्या फ़ायदा हुआ है? तो इससे उत्पादन गतिविधि को बढ़ावा मिला है और जिसके परिणाम स्वरूप सभी क्षेत्रकों में पहले से मौजूद क्षमता का और भी बेहतर उपयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैपेक्स बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। अब है वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 8 महीनों के दौरान केंद्र सरकार का कैपेक्स कितना है? तो 63.4% है, ठीक है। कॉरपोरेट बैलेंस शीट के बेहतर होने और ऋण के वित्त पोषण, यानी वित्त पोषण में वृद्धि के कारण निजी कैपेक्स में वृद्धि हुई है, ठीक है। अब है आर्थिक उत्पादन में पूंजीगत व्यय की तुलना में कम से कम 4 गुना वृद्धि हुई है। कैपेक्स के व्यापक प्रभाव के परिणाम स्वरूप देश के आर्थिक उत्पादन में कितने की वृद्धि हुई है? तो 4 गुना वृद्धि हुई है पूंजीगत व्यय की तुलना में, ठीक है। देखिए ये चीज़ यहाँ पर पूछा जा सकता है कि 3 प्रमुख वैश्विक झटके और उनके प्रभाव, ये चीज़ें यहाँ पूछी जा सकती है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 3 प्रमुख वैश्विक झटके किन किन चीज़ों को कंसीडर किया गया था। तो ऑप्शन में 4 चीज़ें दी रहेंगी, है ना, और आपको कौन सा नहीं है वो एलिमिनेट करना होगा। तो यदि आपको याद होगा तभी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले है कोविड-19 का महामारी, दूसरा है रूस और यूक्रेन का युद्ध, और तीसरा है आपका मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत दरों में वृद्धि, यानी मॉनेटरी जो है आपका सख्ती हुई थी, ठीक है, वो चीज़ें। तो इसका प्रभाव क्या हुआ था? प्रभाव हुआ था पहला तो वैश्विक उत्पादन में गिरावट हुआ था, है ना, ग्लोबल जो भी प्रोडक्शन हुआ था उसमें डिमिनिशिंग ग्लोबल प्रोडक्शन हुआ था। रूस और यूक्रेन के युद्ध से दुनिया भर में महंगाई में उछाल हुआ था
और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत दरों में वृद्धि से अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण अधिकांश मुद्राओं के मूल्य में गिरावट हुई थी। ठीक है, अब है कि कैपेक्स में वृद्धि क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है आपका प्रत्यक्ष कर संग्रह, यानी डायरेक्ट जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जीएसटी ये संग्रह भी बहुत ही ज़्यादा है ना। तो जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स, तो ये दोनों ही चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है ना। और दूसरा जो है वो है आपका निजी निवेश में वृद्धि। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अब है कि कितना हुआ है, तो देखिए प्रत्यक्ष कर का जो जहाँ तक बात है तो वो आपका 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 8.7% 8.7 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। ठीक है, वहीं जीएसटी संग्रह की बात करें, जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो 11.9 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है, विच इज़ फिनोमिनल, यानी 9.54 से जंप किया है 11.9 पे, और यहाँ पर 7 से जंप किया है 8.7 पे। ठीक है, चलिए अब आगे का एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है आपका रोजगार के स्तर में वृद्धि और श्रम बल भागीदारी दर। ठीक है, यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट नज़र आई है। ठीक है, उसके बाद है सितंबर 2022 में शहरी बेरोजगारी दर 7.2% थी, जो 4 वर्षों का निम्नतम स्तर है। तो ये पूछा जा सकता है कि 4 वर्षों के निम्नतम स्तर पर किस समय में बेरोजगारी का दर रिकॉर्ड किया गया था। तो ये आपका सितंबर 2022। ठीक है, क्या था रेट, तो 7.2%। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, याद रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ ऑप्शन से आपको थोड़ा मोड़ा आप समझ पाएंगे। ठीक है, 2020-21 में ग्रामीण प्लस शहरी, इसमें LFPR यानी वही चीज़ श्रम बल भागीदारी दर लगभग कितना था, 41.6% था, जबकि उसके पिछले वर्ष 40.1% था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ें बढ़ी है। MSME को ऋण में भी बढ़ोतरी हुई है, ये कितना बढ़ोतरी हुआ है, तो ये हुआ है आपका 30.6%। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट खुदरा मुद्रास्फीति। खुदरा मुद्रास्फीति हो गया 10 महीनों के बाद नवंबर 2022 में फिर से वापस आरबीआई की लक्ष्य सीमा, जो कि 2 से 6% का लक्ष्य सीमा होता है ना, इस सीमा के भीतर में ही रहा है ना, इसके अंदर ही रहा है। इसके बाद है आपका कुछ शब्दावली। अब इस शब्दावली को थोड़ा सा जान लीजिए। क्रय शक्ति समता, ये होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका अर्थ ये होता है कि अलग अलग देशों में एक ही वस्तु के लिए उनकी मुद्राओं की क्रय शक्ति जो होती है उसे ही क्रय शक्ति क्षमता कहते हैं। मान लीजिए कि $1 का क्या वैल्यू है इस भारत में, ठीक है, तो लगभग 70-75 रुपये के आसपास है ना। तो ये $1 में आप कितना परचेज कर लेते हैं भारत में, और इस $1 में हम कितना परचेज कर लेते हैं अमेरिका में। तो ये जो कंपैरिजन होता है यही आपका क्रय शक्ति समता कहलाता है, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग क्रय शक्ति की गणना इसके आधार पर कर पाते हैं। दूसरा है पूंजीगत व्यय या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये सरकार के ऐसे व्यय होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण होता है और वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। देखिए ये सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है, बजट के जो सेशन जो टॉपिक डिस्कशन किए गए थे उन टॉपिक्स में हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को अच्छे से डिस्कशन किया है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग ना जाते हुए हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब है श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसे जनसंख्या में श्रम बल अर्थात काम करने वाला या काम की तलाश वाले या काम के लिए उपलब्ध के अंतर्गत शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा ये हम बता देते हैं।
एक तो पीपीपी का डिफिनेशन पूछ देगा, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी का डिफिनेशन क्या है। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, और तीसरा आपका एल एफ पी आर, इसका क्या पूछ सकता है बताते हैं। इसका पूछेगा आपको फुल फॉर्म, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म पूछता है। तो चैप्टर 1 में इतना ही है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 में आते हैं, जो कि आपका इंडियाज़ मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक विथ ऑप्टिमिज्म एंड होप, यानी भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य आशापूर्ण दृष्टि और उम्मीद के साथ किस प्रकार से है, उसको हम लोग अध्याय 2 में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस जो चैप्टर में, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग सुधार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या है नए भारत के लिए सुधार, सबका साथ सबका विकास, ये आपका स्लोगन है, स्लोगन ऑफ दिस गवर्नमेंट है ना, जो वर्तमान में जो सरकार है उसकी ये स्लोगन है। अर्थव्यवस्था और उसके लोगों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाना, कुशल संसाधन का आवंटन करना, ठीक है। इसके साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस ईज ऑफ लिविंग दोनों को ही बढ़ाना, और ये किसके मदद से होगा, कृषि विकास की मदद से होगा, एनर्जी ट्रांजिशन के मदद से होगा, निजी क्षेत्र की भागीदारी यानी पीपीपी मोड, ठीक है। उसके बाद है भरोसे पर आधारित गवर्नेंस, यानी जो गवर्नेंस है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो, और समावेशी विकास के लिए पब्लिक गुड्स, ठीक है, समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए पब्लिक गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, ये क्या करेगा, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों को ही बढ़ाएगा, ठीक है। तो विश्वास के निर्माण हेतु क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहला है कर नीति में सुधार किया गया, जैसे इंटीग्रेटेड जीएसटी को लाया गया है ना, वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। हाउएवर देयर आर लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म इन दिस रिगार्ड, लेकिन वन नेशन वन टैक्स को इम्प्लीमेंट तो किया गया है ना। कॉरपोरेट टैक्स को भी कम किया गया है, 25% पर अभी ला दिया गया है ना, जो कि 40% पर था एक समय में। तो ये सभी चीज़ें क्या की गई है, इम्प्रूव की गई है। क्यों? क्योंकि इससे डेवलप एक जो है ट्रस्ट वर्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके। दूसरा है आपका एंजल टैक्स को ख़त्म करना, ठीक है। एंजल टैक्स होता क्या है, देखिए एंजल टैक्स होता है एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं, है ना। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं, वैसे इन्वेस्टर जैसे मान लीजिए आप कोई एक स्टार्टअप इनिशिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कुछ चीज़ ऐसा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जिसके लिए आपको कुछ फंडिंग की ज़रूरत हो, तो आप क्या करेंगे कि किसी इन्वेस्टर को खोजेंगे, और इसी दौरान क्या होता है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स जो हैं खुद ब खुद आते हैं और आपको कहते हैं, आपके प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उस इंटरेस्ट में आपको वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो इन्वेस्टर होते हैं वो एंजल इन्वेस्टर कहलाते हैं, और इनसे जो टैक्स लिया जाता है सरकार के द्वारा, तो ये चीज़ें कहलाती है एंजल टैक्स, ठीक है। और एंजल टैक्स को इस वजह से क्या किया गया है, ख़त्म किया गया है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का गवर्नमेंट का ही हेल्प करता है। एक तरह से एंजल इन्वेस्टर क्या करता है, गवर्नमेंट को ही हेल्प करता है ना। तो ये गवर्नमेंट का मानना हुआ कि अगर वो जो हमारा फुल्ली सपोर्ट कर रहा है, वो हमको काफ़ी सारे ऐड जो होता है यानी अनुदान देने से मुक्त करता है सरकार को, तो फिर हम क्यों लें इससे टैक्स। तो ये इस पॉलिसी के तहत जो है ये सभी चीज़ें लाई गई है। फिर 1400 से अधिक पुराने कानूनों को निरस्त करना है ना। जितना भी कानून जो है अभी तो वो जो है सभी कानूनों को क्या किया गया है, जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, इन सभी जो भारतीय दंड संहिता है ना, भारतीय दंड संहिता, इसको क्या किया गया है, अभी एबोलिश कर दिया गया है, मतलब किया जा रहा है ना, प्रोसेस में, ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये सभी चीज़ें लाई जा रही हैं। इससे क्या है, एक माहौल बना है, अच्छा माहौल बना है कि हाँ चलिए कानून में जब सुधार होगा तो इन्वेस्टर्स लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद है 25,000 से अधिक अनावश्यक अनुपालन आवश्यकताओं को समाप्त करना। उसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 के तहत मामूली आर्थिक अपराधों को अपराध के मुक्त दायरे से बाहर रखना है ना। पहले क्या था कि कुछ भी हो जाता था, थोड़ा सा भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में कुछ भी हेर फेर होने से
क्या होता था कि इसे एक आर्थिक अपराध के तौर पर घोषित कर दिया गया था और इसे बहुत ही विस्तृत रूप से जटिल बना दिया गया था। अब क्या है कि इन सभी अपराधों को, जो छोटे मोटे मामूली आर्थिक अपराध होते हैं, इन सभी को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। ठीक है, इसमें पेनलाइज किया जाएगा, लेकिन इसे अपराध क्राइम की श्रेणी से बाहर रखा गया है। इसके बाद है आईबीसी और रेरा जैसी विनियमीकरण व्यवस्था का सरलीकरण करना। ठीक है, तो ये चीजें की गई हैं। इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और अगर आप खुद से इसको एक्सेस करना है तो visionis.in के वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर ये काफ़ी फ्री सोर्सेस के तौर पर उपलब्ध है, जिसे आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सकारात्मक संकेत और उम्मीद। इसके तौर पर आपका स्वस्थ जो है क्या क्या चीज़ें हैं, तो बैंकिंग, गैर बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्र की बेहतर एवं मजबूत बैलेंस शीट के चलते ऋण प्रदान करने का एक नया चक्र शुरू हो चुका है। अधिक औपचारीकरण, उच्चतर वित्तीय समावेशन और डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक सुधारों द्वारा सृजित आर्थिक अवसरों के परिणाम स्वरूप दक्षता में सुधार हुआ है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे। मेन है यहाँ पर आने वाले दशक के लिए ग्रोथ मैग्नेट्स क्या क्या हैं, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी के क्वेश्चंस में आया हुआ है। ये आपका जो एपी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और ईओ और एओ का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ये चीज़ पूछा गया था। आने वाले दशक के लिए ग्रोथ मैग्नेट्स, अगर मैं सही हूँ तो हो सकता है दूसरे किसी एग्जाम में पूछा गया हो, पर जहाँ तक मुझे याद है एपीएससी में पूछा गया था। ग्रोथ मैग्नेट्स के बारे में पूछा गया था। तो ये क्या है? स्वस्थ एवं पुनः पूंजीकृत बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्र। दूसरा है डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक सुधार। तीसरा है अर्थव्यवस्था के लिए आघातों की समाप्ति। ये तीन चीज़ें जो है आपका ग्रोथ मैग्नेट्स के तौर पर आने वाले दशक के लिए देखी गई है। ठीक है, यहाँ पर दो शब्दावली है, इस शब्दावली को आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है आपका सार्वजनिक सुविधाएं, जिसे हम लोग पब्लिक गुड्स बोलते हैं, और दूसरा है ऋण चक्र, क्रेडिट साइकिल। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका राजकोषीय विकास या फिर राजस्व सुधार, जिसको हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट या रेवेन्यू रिलीज बोलते हैं। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार सही दिशा में कार्यरत है, ऐसा सरकार का मानना है। वित्त वर्ष 2022-23 में इसके जीडीपी के 6.4% रहने के अनुमान है। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है ना कि फिजिकल डिफिसिट जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6.4%। ठीक है, अब है वित्तीय प्रदर्शन किस आधार पर लचीला बन रहा है। तो तीन प्रकार से। पहला है आर्थिक गतिविधि में सुधार, दूसरा है प्रत्यक्ष करों एवं जीएसटी से राजस्व में अत्यधिक वृद्धि, और तीसरा है बजट में व्यक्त यथार्थवादी अनुमान, यानी रियलिस्टिक एस्टिमेशन जो है वो दिया जा रहा है, यानी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक एस्टिमेशन। चलिए, नेक्स्ट है आपका सकल कर राजस्व। सकल कर राजस्व यानी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ये क्या है? ये देखिए अप्रैल से नवंबर 2022 तक 15.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। फिर है टैक्स पेयर की संख्या बढ़ी है। कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि के कारण प्रत्यक्ष कर संग्रह में मजबूत वृद्धि हुई है, जो कि 26% देखी गई है। ठीक है, अब है यहाँ पर देखिए कुल व्यय संरचना, जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, उसमें पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, इन दोनों ही चीज़ में हम लोग बांट देते हैं, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है 2023 में आपका 81% है, ठीक है, और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका है 19%। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन 2018 फाइनेंशियल ईयर से करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था वो था आपका 89%, और पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था वो था आपका 12%। प्रश्न यहाँ पर ये पूछा जा सकता है फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितना है? 81% किसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, और 19% है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है। देखिए अब 2022 में पूछ सकता है कि जीएसटी करदाताओं की संख्या कितनी हो गई है, तो ये हो गया आपका 1.4 करोड़ रुपये, ठीक है। यहाँ पर ये एक फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट था। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। कैपेक्स क्या है तो हम लोगों ने पढ़ा है कैपेक्स के बारे में, ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है वास्तविक रूप से देखा जाए तो, ठीक है। जीडीपी के 2.9% के स्तर पर पहुँचने का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य को हमेशा से थोड़ा सा आप जो है ये समझे कि इससे संबंधित प्रश्न जो है कम ही आते हैं। फाइनल एस्टिमेशन का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 2021-22 में जीडीपी का 15.6% था क्या? राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो घटकर 2021-22 में 13.5% हो गया, और यह सब्सिडी पर किए जाने वाले व्यय में कमी के कारण हुआ था, ठीक है। और राजस्व व्यय होता क्या है? तो राजस्व व्यय होता है वैसे जितने भी व्यय जो केंद्र सरकार के द्वारा भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों से किया गया व्यय हो, ठीक है। ये भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निवेश या निर्माण पर किया गया व्यय क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहला जाएगा, है ना। लेकिन इसके अलावे अदर देन दिस एक्सपेंडिचर वो सभी एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो फोर्थ जो चैप्टर है वो है आपका मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता, और जिसे एक गुड ईयर के रूप में टर्मिनोलॉजी किया गया है, एक गुड ईयर, ठीक है। पूछ सकता है ये प्रश्न, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन को किस रूप में आर्थिक सर्वेक्षण में दिखाया गया है? तो एक अच्छे वर्ष के रूप में दिखलाया गया है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है इतना ही रहते हैं, और इसे हम लोग 3 सेशन में कंप्लीट करेंगे। आज एक फर्स्ट सेशन हुआ, इसके बाद सेकंड सेशन करेंगे, और तीसरा जो थर्ड सेशन होगा उसमें हम लोग कंपाइल करते हुए कुछ MCQs देख लेंगे इसके, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट होगा एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, है ना। 2-3 प्रश्न अगर आ जाते हैं, 3-4 मुझे उम्मीद है कि 3-4 प्रश्न तो रहेंगे ही, और 5 क्वेश्चन तो इनडायरेक्टली पूछे ही जाएंगे, है ना। तो इसीलिए इस पूरे टॉपिक को हम लोग अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, और इसके जो PDF को हम सर्कुलेट कर देंगे ग्रुप में, ताकि आप जो है इसको अच्छे से देख लें। थैंक यू वेरी मच।